ट्रेविस हेड ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की है, इससे हमें ये तो समझ आ गया है कि जब सनराइजर्स हैदराबाद किसी भी टारगेट को चेस करने के लिए उतरेगी तो उनके जो ओपनर्स हैं वो किसी भी दिन कोई भी टारगेट को इजी बना देंगे बाकी के आने वाले बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि ट्रेविस हेड का बल्ला अब तक चल नहीं रहा था और सबको ये लग रहा था कि शायद आने वाले सीजन में अभिषेक शर्मा का कोई नया जोड़ीदार ढूंढना पड़ेगा। लेकिन ट्रेविस हेड ने जो बल्लेबाजी की है उससे कहीं ना कहीं ये तो समझ आ गई है कि ट्रेविस हेड जो है ये लंबी रेस का घोड़ा है और आने वाले टाइम में भी हमें ये तगड़ी बल्लेबाजी करता नजर आएगा। इस मैच के अंदर क्या क्या हुआ, किस तरीके से हुआ और क्या क्या गलतियां की मुंबई इंडियंस ने, और क्या इस मैच के बाद भी जिस तरीके से मुंबई इंडियंस की मुंबई ग्राउंड के अंदर चेस किया है सनराइजर्स हैदराबाद ने, क्या इसके बाद कोई उम्मीद बची है मुंबई इंडियन की प्लेऑफ के लिए, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। देखिए, मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया, क्योंकि ऐसा दिख रहा था कि मुंबई की विकेट के ऊपर जो पहले बल्लेबाजी कर रहा है कहीं ना कहीं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से अगर 200 रन बोर्ड के ऊपर लगा दे तो चेस करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मुंबई को ये नहीं पता था कि जो टीम चेस करने आई है वो टीम नहीं है जो मुंबई इंडियंस सोच रही है। ये वो टीम है जिन्होंने आईपीएल में 300 रन बनाने की ठानी हुई है, जिनका हाईएस्ट टोटल 297 आईपीएल के अंदर मौजूद है, माफ़ कीजिएगा 287 आईपीएल के अंदर मौजूद है। और ये वो टीम है जो कि आईपीएल में जब बल्लेबाजी करने उतरती है तो टारगेट ये लेती है कि हमने आज 300 बनाना है। टॉस जीता, बल्लेबाजी का निर्णय लिया, सब कुछ ठीक था। रिकल्टन आए ओपनिंग करने के लिए, साथ में विल जैक्स को ऐड किया, दोनों ने ज़बरदस्त स्टार्ट दिया। विल जैक्स खास करके सीज़न का हाफ वे ख़त्म हो जाना, आपकी टीम का ऑलमोस्ट पॉइंट्स टेबल पे नंबर 9 पे होना या बाहर होने की कगार के ऊपर होना, और आप पहले मैच में आगे इस तरीके से हिटिंग करोगे तो बहुत ही बड़ी बात होती है किसी प्लेयर के लिए। 22 बॉल्स में 46 रन बनाते हैं विल जैक्स, और कोई ऐसा शॉट नहीं था जो उन्होंने नहीं खेला जो उनकी किताब में मौजूद था। सभी तरीके के शॉट्स ट्राई किए, बीच में बीट भी हुए, लेकिन जो शॉट बल्ले से कनेक्ट हुए वो काफ़ी दूर जाते नजर आते हैं। 5 चौके 3 छक्के विल जैक्स ने लगाए। गाय निकल्टन ने एक छोर संभाला, 55 गेंदों पे 123 रनों की पारी खेली, 10 चौकों 8 छक्कों की मदद से, जो कि कतई कोई छोटी पारी नहीं है। बंदा नॉट आउट गया है, 55 गेंदों पे 123 रन बनाए हैं। अगर आपको याद होगा तो इस टीम ने डिकॉक को खिलाया था गाय निकल्टन को ड्रॉप करके, और उस मैच के अंदर डिकॉक ने शतक लगाया था। लेकिन आज डिको को ड्रॉप करके गाय निकल्टन को मौका दिया गया तो निकल्टन ने भी अपने करियर का पहला आईपीएल शतक लगा दिया। लेकिन यहाँ पे बात सेंचुरीज की नहीं होगी, यहाँ पे बात ठीक गलत की नहीं होगी, यहाँ पे बात ये हो गई है कि भाई अगर आपने 243 रन बना लिए हैं तो आप केवल 19 ओवर में ही उसे कैसे चेज करवा दोगे। देखो, कहीं ना कहीं ये मानना पड़ेगा, मैं स्टैट्स के ऊपर नहीं जाऊँगा आज बिल्कुल भी, ये मानना पड़ेगा कि जो डाउनफॉल देखने को मिला है मुंबई इंडियंस का इस सीज़न में, उसके पीछे मल्टीपल रीजंस है। ये नहीं है, आप एक रीज़न नहीं कह सकते कि सूर्या का फॉर्म नहीं है या तिलक के रन्स नहीं बन गए, नमन धीर के रन्स नहीं बन गए, हार्दिक पांड्या फॉर्म में नहीं है, ये बात नहीं है। सबसे बड़ा जो मेजर इशू सामने आया है वो जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग। आज जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह को सिक्सेस लगे हैं, जिस तरीके से उस दिन वैभव सूर्यवंशी ने 2 छक्के लगा दिए थे बुमराह को, अब ये लगने लग गया है कि कहीं ना कहीं जो बुमराह की वेरिएशंस हैं वो बल्लेबाज जानने लग गए हैं, समझने लग गए हैं, परखने लग गए हैं। कहीं ना कहीं जब तक ट्रेविस हेड की बात थी, अभिषेक शर्मा की बात थी, मुझे समझ आ गया था कि चलो ये अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे बल्लेबाज हैं, इनको पता है, काफ़ी टाइम से बुमराह को खेल गए हैं, नेट्स के अंदर भी खेला होगा तो ये हिटिंग कर सकते हैं। लेकिन भाई सलील अरोड़ा ने आगे नीचे से बुमराह को छक्का लगा दिया, और वो भी उनकी स्लोअर बॉल के ऊपर, जो कि पिक करना कतई आसान नहीं होता। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस के पास 11 प्लेयर तो मौजूद हैं, लेकिन उन 11 प्लेयर्स में वो प्लेयर नहीं है जो उन्हें मैच जिता सके। रोहित शर्मा का क्या इशू है, वो क्यों नहीं खेल रहे, आई साइड वीक है, पैर में चोट है, कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आती। हमें यही बताया जाता है कि मैच स्टार्ट होने से आधा घंटा पहले या टॉस से कुछ टाइम पहले उनसे बात की जाएगी, देन डिसाइड किया जाएगा वो खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। रोहित शर्मा आपको बाहर टीवी के अंदर मैच देखते नजर आते हैं, टीम के साथ बात करते नजर आते हैं, एक्साइटेड नजर आते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो संजू सैमसन के साथ हुआ था राजस्थान रॉयल्स के अंदर, कि संजू इंजर्ड हो गए थे, वैभव सूर्यवंशी को ओपनिंग करवाई गई थी, और बाद में टीम को ऐसा लगने लग गया था कि भाई अब हम संजू सैमसन को कहाँ पे बल्लेबाजी करवाएंगे, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी नंबर 1 और 2 के ऊपर बल्लेबाजी कर सकता है, नंबर 3 पे ध्रुव जुगेल हैं, उससे नीचे संजू का कोई काम है नहीं। तो वहाँ पे संजू को उस टीम ने रिलीज़ कर दिया, ट्रेड कर दिया चेन्नई सुपर किंग्स को। इसी तरीके से कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस मुझे लगता है सोच चुकी है कि रोहित शर्मा को अब आने वाले आईपीएल में वो ट्रेड करने वाले हैं। अब वो किस टीम के अंदर जाएंगे ये अभी मिस्ट्री बनी रहेगी। हालांकि जल्दी हमें इस न्यूज़ के ऊपर कंफर्मेशन मिल जाएगी कि क्या ऐसा कुछ होने वाला है या फिर नहीं होने वाला। अब हम बात कर रहे हैं मुंबई इंडियंस की। यहाँ पे
बहुत ही बड़े ब्लंडर्स हैं। सूर्य कुमार यादव फॉर्म नहीं है, रन्स नहीं बन गए। नमन धीर फॉर्म है नहीं है, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन विनिंग रन्स नहीं बन गए। तिलक वर्मा आप 3 नंबर से स्टार्ट किया, उसके बाद उनको डाउन द ऑर्डर भेज दिया गया, वहाँ पे जाके 100 भी लगाया, लेकिन जिस तरीके का मैच चलने चाहिए थे, जिस तरीके से रन्स बनने चाहिए थे, वो रन्स बनते नजर नहीं आए। हार्दिक पांड्या, जब भी टीम ने अच्छा स्टार्ट लिया है तो हार्दिक पांड्या फिनिशिंग करने पहुंच गए हैं और वो फिनिश नहीं कर पाए। आज के मैच में अच्छा फिनिश किया, 15 गेंद पे 31 रन बनाए, लेकिन आज के मैच में जसप्रीत बुमराह का खराब फॉर्म, या जसप्रीत बुमराह का मुझे लगता है फॉर्म अब यही है, लेकिन शायद जो इंटरनेशनल क्रिकेट है वो उनकी मिस्टेक को समझने लग गया है, क्योंकि जिस तरीके से क्रिकेट एडवांस होती जा रही है तो वर्ल्ड में वो केवल एक ही ऐसा गेंदबाज मुझे नजर आता था जो कि ऑन द डे किसी भी टीम को पकड़ सकता था। और ये चीज़ उसने हमें जो T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हुआ था, जहाँ पे जैकब बैथल ने शानदार 100 लगाया था, इंडिया ने ऑलमोस्ट 250 रनों का टारगेट दिया था जो कि इंग्लैंड चेस करने वाला था, उस मैच के अंदर बुमराह ने दिखाया था कि एक ओवर केवल 6 सिंगल्स इन्होंने दिए थे और वहाँ पे समझ आई थी कि बुमराह कितना बड़ा गेंदबाज है। शायद उसी दिन सभी बल्लेबाजों ने सोच लिया था कि हमें बुमराह कोई ना कोई तोड़ निकालना पड़ेगा, और शायद वो तोड़ जो है वो निकाल चुके हैं। और अगर आप देखो, वो टीम जिसके अंदर 4 ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि परफॉर्म नहीं कर पा रहे, और एक जो स्टार बॉलर था जो कि इस टीम को किसी भी बड़े टारगेट के सामने कभी भी झुकने नहीं देता था, अगर उसकी फॉर्म चली जाती है तो फिर तो इस टीम के पास कुछ भी बचता है ही नहीं। तो एमआई जिस तरीके से खेल गई है, मुझे उम्मीद थी कि एमआई बाउंस बैक करेगी, एमआई कहीं ना कहीं नंबर 3 नंबर 4 फिनिश कर सकती है प्लेऑफ्स के अंदर, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरीके से सनराइजर्स हैदराबाद ने मार दी है। आप देखिए कि 243 रन कभी भी किसी भी टीम के लिए, चाहे उनके पास कितने ही स्टार प्लेयर क्यों ना हो, 244 रन चेस करना 20 ओवर के अंदर कतई आसान नहीं होता, चाहे कैसी भी टीम आपके सामने हो। लेकिन इस तरीके के डोमिनेशन के साथ केवल 18.4 ओवर में ही 249 रन बना देना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जब से मैच स्टार्ट हुआ कभी ऐसा नहीं लगा कि मुंबई इंडियंस इस रन चेस में सनराइजर्स हैदराबाद से आगे है। आपने अभिषेक शर्मा को पहले देखा हिटिंग करते हुए, लेकिन जब ट्रेविस हेड फॉर्म में आते हैं तो वो बंदा नियरली 30 गेंदों 30 बॉलें भी नहीं हुई थी, 27-28 गेंदों पे वो बंदा 70 रनों के पार पहुंच गया था। और ये साफ नजर आ रहा था कि ट्रेविस हेड किस चीज़ का नाम है, क्योंकि ट्रेविस हेड के बारे में हमेशा बात हो गई थी कि सनराइजर्स हैदराबाद के लिए ट्रेविस हेड उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर गए। पैट कमिंस इस टीम में जुड़ चुके हैं, ट्रेविस हेड का फॉर्म वापस आ चुका है, तो मुझे लगता है कि सनराइजर्स हैदराबाद हॉट फेवरेट हो सकती है इस IPL 2026 की इस कप को जीतने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बॉलिंग शॉर्ट हो गई है, बल्लेबाजी पहले से ही शॉर्ट थी, फील्डिंग में ज़्यादा गलतियाँ करते नहीं हैं, हेनरिक क्लासेन अच्छा फिनिशर का रोल निभा गए हैं, और ऊपर से अगर सलील अरोड़ा आके नीचे छक्के लगाएंगे जसप्रीत बुमराह को, तो फिर तो क्या ही बात हो जाएगी। तो भाई यहाँ पे मैं ज़्यादा इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे आज उम्मीद थी कि MI SRH को हराएगी, और SRH आज हार के कहने का थोड़ा बहुत मोराल डाउन होगा, लेकिन जिस तरीके से SRH इस मैच को जीता है, बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पर देखने को मिली है। और एक बहुत बड़ा ब्लंडर भी किया मुंबई इंडियंस ने, आउटसाइड एज लगा था ट्रेविस हेड का, ना कीपर को सुनाई दिया, ना बॉलर को सुनाई दिया, किसी को भी सुनाई नहीं दिया, ना अपील की, ना अंपायर ने आउट दिया। ये तो एक बहुत ही जेन्युइन सी चीज़ है कि अगर आपको आउट लेना है तो आपको अपील करनी पड़ेगी, ना ही आपने अपील की। और सोचने वाली बात है कि वो टीम, रानी कर्टन एक इंटरनेशनल विकेट कीपर है, गेंदबाज आपके पास इंटरनेशनल है, बल्लेबाज को पता है कि आउटसाइड एज लग गया है, और आप वो टीम है जो कि वाइड बचाने के लिए कई बार अपील कर देते हैं, आप वो टीम है जो कई बार पैर को प्रेशर में डालने के लिए अपील कर देते हैं, और जब एक्चुअल में आउटसाइड एज लगा है तो अपील ही नहीं की गई, जो कि एक बहुत बड़ा ब्लंडर साबित हुआ। हालांकि उस टाइम तक भी ट्रेविस हेड काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर चुके थे, लेकिन अगर वहाँ पे विकेट गिरता, क्योंकि अल्लाह गजनफर ने 2 विकेट लिए एक ही ओवर के अंदर, ईशान किशन का, ट्रेविस हेड का, उसके बाद हार्दिक पांड्या आते हैं, ट्रेविस हेड को आउट करते हैं, पहले अभिषेक शर्मा को का विकेट लिया था अल्लाह गजनफर ने, तो वहाँ पे उम्मीद बन गई थी कि यहाँ से मैच बन जाएगा। लेकिन उसके बाद अल्लाह गजनफर आते हैं, पहली बॉल पर नीतीश कुमार रेड्डी को वाइड लाइन पर डालते हैं और वो वहाँ से चौका निकाल लेते हैं, दैन वो बंदा जो है सेल डाउन हो जाता है। कहीं ना कहीं अगर हेनरिक क्लासेन का विकेट ये निकाल देते तो मैच बन सकता था, लेकिन फिर आप बात करेंगे तो निकेत वर्मा नीचे मौजूद थे, पैट कमिंस बल्लेबाजी कर सकते हैं, तो टीम के पास असला बरूद अभी भी मौजूद था। तो यहाँ पे जिस तरीके से मैच चला है, हम ये नहीं कह सकते कि मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को किसी भी मौके के ऊपर टक्कर दी है। अगर आप पहली पारी देख के ये सोच गए थे, जैसा कि मैंने सोचा था कि 243 रन बने हैं और ये इनफ होंगे इस विकेट के ऊपर, तो शायद मैं भी गलत था और आप भी वहाँ पे गलत ही थे, क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद माइंड में सोच के आई थी कि हम 250-260 चेस करेंगे और इजीली चेस करेंगे, और उन्होंने इजीली चेस करके भी दिखाए। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि सनराइजर्स हैदराबाद तीसरे नंबर पर पहुँच चुकी है, और जो मुंबई इंडियंस है वो नंबर 9 पे ही मौजूद है। 8 में से केवल 2 मुकाबले जीते हैं,
4 पॉइंट्स मुंबई इंडियंस के पास मौजूद है। अगर वो आने वाले 6 के 6 मैच जीतेंगे तो कहना कि क्वालिफिकेशन का चांस बनता है। अगर वो आने वाले 6 में से 5 मैच भी जीत लेंगे तो भी अगर नेट रन बैटर होगा तो 14 रनों पे एक ना एक टीम तो क्वालिफाई करेगी ही। लेकिन अब यहाँ से वापसी करना नेक्स्ट टीम पॉसिबल हो चुका है। तो मेरी तरफ से तो मुंबई इंडियन का टाटा बाय बाय हो गया है 2026 IPL से। सनराइजर्स हैदराबाद राजस्थान रॉयल को पीछे छोड़ते हुए 9 मैचों में से 6 मैच जीत के 12 पॉइंट के साथ नंबर 3 पे मौजूद है। नेट रन रेट है +0.8 जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पे सनराइजर्स हैदराबाद ये देखेगी कि मैं नंबर 1 और 2 पे फिनिश करूँ। पंजाब किंग्स भी कल अपना पहला मैच हार चुकी है तो वो भी कहना कि उस चीज़ से बाहर निकलना चाहेगी। तो यहाँ पे अभी ये जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनती नज़र आ रही है और हमें आने वाले वीक के अंदर पता चलना स्टार्ट हो जाएगा कि कौन सी टीम अब टूर्नामेंट से बाहर होना स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पर अभी के लिए मुंबई इंडियंस मुझे लगता है कि शायद जिस तरीके से मैच आ गए हैं तो उनका जो बोरिया बिस्तरा है वो गुल हो चुका है। बात करते हैं कल के मैच की। तो कल का मैच है जी गुजरात टाइटंस वर्सेस रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, जो कि मैच होगा आपका गुजरात के अंदर, गुजरात नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर। और यहाँ पे गुजरात टाइटंस अगर RCB को पहले बल्लेबाजी करने का मौका देती है या RCB टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करती है, क्योंकि यहाँ पे भी यही स्टांस रहा है कि जो भी टीम टॉस जीते पहले बल्लेबाजी करे, 200 से ऊपर रन्स बनाए, दैन चेस करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ग्राउंड बड़ा है लेकिन विकेट अच्छी होती है। यहाँ पे अगर आप सेंसिबल बल्लेबाजी करोगे तो 250 रन भी बना सकते हो, 230 भी बना सकते हो, 240 भी बना सकते हो। तो यहाँ पे अगर RCB कल टॉस जीतती है तो मुझे लगता है उन्हें बल्लेबाजी करनी चाहिए और यहाँ पे एक बड़ा टोटल लगाना चाहिए। क्योंकि अगर आप गुजरात टाइटंस का एक पैटर्न है, अगर आप वो पैटर्न देखोगे कि उनके जो टॉप 3 बल्लेबाज हैं वही टीम को चलाते हैं, वही टीम को आगे लेके जाते हैं। और अगर आप 210, 220, 230 तक पहुंच जाते हो तो गुजरात कहीं ना कहीं चेजिंग से पहले ही मैच से भाग हो जाती है। हालांकि ये भी एक फैक्ट है कि जो उनके ऊपर के 3 बल्लेबाज हैं ये कहा जाता है कि उनको आप आउट कर दो, उनको आप आउट कर दो, लेकिन वो कभी आउट होते नहीं हैं। और उसमें से एक आधा खिलाड़ी ऐसा होता है जो कि मैच को लास्ट तक लेके चला ही जाता है। तो यहाँ पे RCB कल टॉस जीतती है, पहले बल्लेबाजी करे, 250 रन बोर्ड पे लगाए तो इजीली गुजरात टाइटंस को यहाँ पे मैच से बाहर कर सकती है। RCB की अगर हम करंट पोजीशन देखेंगे तो इस समय RCB नंबर 2 पे मौजूद है। गुजरात टाइटंस चेन्नई सुपर किंग्स को जिस तरीके से मैच हराया है उसके बाद उनके जो चांसेस है प्लेऑफ में जाने के वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो गए हैं। 8 मैच खेले हैं, 4 जीते हैं, 4 हारे हैं। तो वो कोशिश करेंगे कि RCB को कल पकड़ें और अगर वो RCB को पकड़ लेते हैं तो उनकी पोजीशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब यहाँ पे कहने वाली बात यह है कि जो गुजरात टाइटंस हैं उनके हाथ में ये है कि उनकी जो गेंदबाजी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। कंपैरेटिवली अगर आप बात करोगे तो RCB से अच्छी गेंदबाजी है गुजरात टाइटंस के पास। तो अगर RCB को कहीं ना कहीं वो रोक लेते हैं 180, 190 रन के ऊपर तो गुजरात प्रॉपर मैच ऑन हो जाएगा और वहाँ पे वो चेजिंग करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा सक्षम हो जाएंगे। तो दोस्तों मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कल गुजरात को टक्कर देनी चाहिए RCB को और गुजरात को ये मैच जीतना चाहिए। लेकिन इतना आसान नहीं रहने वाला क्योंकि RCB अगर 220 चेस करती है तो भी मैच के अंदर है और अगर वो पहले बल्लेबाजी कर दिया तो वो फिर भी 220, 230 तक जा सकते हैं। तो मेरी तरफ से कल का मैच गुजरात जीत सकती है, जीतना चाहिए मैं ये कहूँगा। और आपकी इसके बारे में क्या राय है आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो। मुंबई इंडियंस की क्या जर्नी रहेगी या क्या कोई कमबैक का यहाँ पे रास्ता मौजूद है मुंबई इंडियंस के पास, आप वही मुझे कमेंट के अंदर बता सकते हो। वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो, चैनल को लाइक करना है, वीडियो को सब्सक्राइब करना है और ऐसी क्रिकेट अपडेट्स के लिए क्रिक बुक के साथ जुड़ सकते हो। धन्यवाद।